कर रहे हैं, वो शुरू कर रहे हैं मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, दैट इज नर सहायक जनन ग्रंथियां। नर सहायक जनन ग्रंथियां, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। ये पूछेगा सर ये सहायक जनन ग्रंथियां जो है ये क्या काम करती है? बेटा ये सहायक जनन ग्रंथियां जो है ये गाढ़े क्षारीय द्रव्य का स्रावण करती है, और जो गाढ़ा क्षारीय द्रव्य ये स्रावित करती है उस क्षारीय द्रव्य को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। तो हमने बोला ये ग्रंथियां गाढ़ा क्षारीय द्रव्य स्रावित करती है। करती है जिसे सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। पूछेगा सर ठीक है, सर एक बात बताओ, अगर कोई कहे कि इन सहायक जनन ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल है? यस, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। अगर कोई हमसे कहे कि आप बताइए नर सहायक जनन ग्रंथियां, अगर कोई कहे कि आप हमें बताइए नर में सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी है, हमने बोला अगर कोई ये पूछेगा कि नर में सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी है, तो हमने बोला कि हम यहां पे बात करेंगे इन 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में, जिसमें सबसे पहला मेरे पास है सेमिनल वेसिकल, जिसको हम बोलते हैं शुक्राशय। दूसरा हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, और तीसरा हम बात करेंगे काउपर ग्रंथि, या इसी का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हमने बोला अपने पास ये 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियां हैं जो नर के शरीर में पाई जाती है, मेल के शरीर में पाई जाती है। अब पूछेगा गुरुजी आप बताओ ये सेमिनल वेसिकल शुक्राशय जो है इनकी संख्या कितनी होती है? बेटा नर के शरीर में शुक्राशय की संख्या कितनी होती है? 2। इसलिए हमने बोला ये शुक्राशय जो है ये अपने पास जो होता है वो होता है 1 जोड़ी। पूछेगा सर आप बताओ ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसकी संख्या कितनी होती है? बेटा नर के शरीर में प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या केवल 1 है, केवल एक। अरे जो 1 है, केवल 1 है, जो जोड़ी में है वो तो युग्मित हुआ। अगर ये केवल 1 है तो हमने बोला ये हुआ अयुग्मित। बोला साहब ठीक है। नेक्स्ट वो पूछेगा सर काउपर ग्रंथि बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि की संख्या कितनी है? तो हमने बोला इसकी संख्या अगर आप देखोगे तो इसकी संख्या भी 2 है, मतलब ये भी कितनी है? युग्मित है, दैट इज 1 जोड़ी है। युग्मित है दैट इज 1 जोड़ी है, 1 जोड़ी है। अब मेरे लाडले एक बार इतनी सी बात को नोट कर ले, मेरे लाडले एक बार इतनी सी बात को नोट कर ले। यस
जल्दी से नोट कर ले। यस, बोला गुरुजी, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, हम एक एक के बारे में बात करते हैं। शुक्राशय के बारे में बात करते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, काउपर ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, एक एक के बारे में बात करते हैं। बड़े सलीके से, बड़े ध्यान से देखना। हम सबसे पहले आपसे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? शुक्राशय के बारे में। फिर हम आपसे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। फिर हम आपसे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं काउपर ग्रंथि के बारे में। तो अपने पास यहां पर ये अपन इन तीन चीजों के बारे में, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और ये मेरे पास रही काउपर ग्रंथि, हम एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना मेरे बच्चे। यस, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना मेरे बच्चे। बड़े ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से देखना मेरे बच्चे। ये लो साहब, यस। अब देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्राशय के बारे में। बेटा शुक्राशय जो है वो आपको पता है कि शुक्राशय की संख्या 2 होती है, और ये शुक्राशय कुछ द्रव्य पदार्थों का स्रावण करता है जिसको बोलते हैं शुक्राशय द्रव्य। वो शुक्राशय द्रव्य जिनका ये स्रावण करता है वो वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाते हैं। तो मैंने बोला ये वीर्य जिसको बोलते हैं सीमन के 60 से 70% भाग का स्रावण करते हैं। श्रावण करते हैं। तो जब भी बोले बताओ शुक्राशय सीमन के कितने भाग का, लगभग 60 से 70% भाग का श्रावण करते हैं। नेक्स्ट पूछेगा सर प्रोस्टेट ग्रंथि। याद करो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या केवल 1 है, और इस प्रोस्टेट ग्रंथि से जो पदार्थ स्रावित होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक द्रव्य। और वो प्रोस्टेटिक द्रव्य जो है वही वीर्य को दूध या रंग, जो वीर्य का सफेद दूध या रंग है, यस, जो मिल्की व्हाइट कलर है, वो कौन प्रदान करता है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव्य प्रदान करता है। और हमने बोला ये वीर्य के 20 से 30% भाग का श्रावण करती है। तो जब भी बोले बताओ वीर्य के 20 से 30% भाग का श्रावण कौन करती है, आपका जवाब आएगा प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। पूछेगा सर काउपर ग्रंथि। बेटा काउपर ग्रंथि जो करती है वो भी वीर्य के कुछ भाग का श्रावण करती है, लेकिन वो नगण्य भाग होता है। तो हमने बोला कि ये वीर्य के अति सूक्ष्म भाग का, जिसको अपन नगण्य बोल देते हैं, योगदान है चाहे थोड़ा रहे लेकिन बहुत कम, तो हमने बोला ये वीर्य के अति सूक्ष्म भाग का श्रावण करती है।
करती है। बोला गुरुजी ठीक है। पूछेगा सर यहां पर आप बताइए ये शुक्राशय से निकलने वाला ये जो शुक्राशय द्रव्य है, अगर इस शुक्राशय द्रव्य को देखें तो इसमें क्या मिलता है, तो बड़े ध्यान से देखना। शुक्राशय से निकलने वाले शुक्राशय द्रव्य को अगर लैब में चेक करोगे तो उसमें कुछ एंजाइम मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रक्टोज शुगर मिलेगा। तो मैंने बोला इसमें कुछ एंजाइम, इसमें कुछ एंजाइम तथा फ्रक्टोज शुगर पाया जाता है। फ्रक्टोज शुगर पाया जाता है। अब याद रखना फ्रक्टोज शुगर जो है वो केवल मेल के वीर्य में पाया जाता है। मेल के वीर्य में ही फ्रक्टोज शुगर पाया जाता है। यस, फीमेल के शरीर में कभी भी कोई फ्रक्टोज शुगर नहीं पाया जाता। कोई फ्रक्टोज शुगर फीमेल के शरीर में नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब अगर कोई फीमेल के वेजाइना पार्ट में अगर फ्रक्टोज शुगर दिखाई देता है तो इसका मतलब कि इस फीमेल ने संभोग किया है, क्योंकि वीर्य में ही फ्रक्टोज पाया जाता है। अब सवाल पूछेगा सर आप बताओ अगर मेल के वीर्य में फ्रक्टोज पाया जाता है तो ये फ्रक्टोज क्या काम करता है? बेटा वीर्य के अंदर ही पाए जाते हैं शुक्राणु, और शुक्राणु अपनी फ्लैजिला की हेल्प से, अपनी पूंछ की हेल्प से गति करते हैं। बोला हां, तो शुक्राणु को गति करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। तो जब भी बोले कि बताओ शुक्राणु को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो हमने बोला फ्रक्टोज। तो मैं ये लाइन लिख देता हूं कि फ्रक्टोज शुगर शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो पूछेगा बताओ शुक्राणुओं को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? फ्रक्टोज, जिसका स्रावण कौन करता है? शुक्राशय से करता है। बोला ठीक है गुरुजी। सर एक बात और बताओ। हमने कहा पूछ मेरे लाडले। सर ये बताओ अगर इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्रव्य को ले और इसका अपन अध्ययन करें तो बताओ ना, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्रव्य को ले अगर इसका अध्ययन करें तो आप हमें बताओ कि उससे क्या पता चलेगा। बेटा प्रोस्टेट ग्रंथि का जो प्रोस्टेटिक द्रव्य है अगर उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें भी कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है। तो हमने बोला इसमें कुछ एंजाइम कैल्शियम +2 फॉस्फेट आदि पाए जाते हैं। ये सारी चीजें यहां पर पाई जाती है। अब सवाल था गुरुजी ये सारी चीजें यहां पे पाई जाती हैं तो ये यहां पर क्या काम करते हैं? बेटा याद रखना हमने बोला कि शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है? हमने बोला फ्रक्टोज प्रदान कर रहा है। लेकिन शुक्राणु गति कब करेगा? मादा जनन मार्ग में तैरेगा कब? जब शुक्राणु की पूंछ हिलेगी तभी तो शुक्राणु ऐसे तैरता हुआ मादा जनन मार्ग में आगे बढ़ेगा। बोला यस। तो शुक्राणु की पूंछ को हिलाने के लिए, दैट इज शुक्राणु की गतिशीलता के लिए उसे कैल्शियम, फॉस्फेट और इन कुछ एंजाइमों की जरूरत पड़ती है। तो जब भी बोले कि बताओ प्रोस्टेट ग्रंथि में जो कैल्शियम, कुछ एंजाइम, फॉस्फेट पाए जाते हैं ये किस चीज में सहायता करते हैं? तो मैं कहूंगा ये शुक्राणु की गतिशीलता के लिए उत्तरदायी है। तो हमने बोला ये शुक्राणुओं की गतिशीलता के लिए उत्तरदायी है। बोला गुरुजी ठीक है। इन दोनों की तो कहानी हुई खत्म।
सवाल था गुरुजी ये बताओ, ये जो काउपर ग्रंथि है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ये काउपर ग्रंथि से जो द्रव्य पदार्थ निकला जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में निकल रहा है, इसका क्या काम है? बेटा इसके दो महत्वपूर्ण काम है। पहला काम तो याद रखना, मेल में मूत्र मार्ग ही वो रास्ता था जहां से मूत्र निकलता है, और यही वो रास्ता था जहां से वीर्य भी निकलता है, स्पर्म भी निकलते हैं। और मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है, प्रकृति में कैसा होता है? अम्लीय। अगर मूत्र के अम्लीय भाग से ही स्पर्म निकलने लगे तो उस एसिडिटी की वजह से, उस अम्लता की वजह से स्पर्म बेचारे तड़फ तड़फ के मर जाएंगे। तो कहने का मतलब कि स्पर्म निकले उससे पहले उस मूत्र मार्ग की अम्लता को उदासीन बनाना होगा, उस अम्लीय माध्यम को हटाना होगा, उस अम्लता को हटाना होगा। तो मैंने बोला इसका स्राव मूत्र मार्ग की अम्लता को, मूत्र मार्ग की अम्लता को उदासीन करता है। हमने बोला पहली बात तो ये याद रखनी है कि इसका जो स्राव है वो मूत्र मार्ग की अम्लता को उदासीन करने का काम करता है। पहला काम तो ये किया। दूसरा काम क्या हुआ कि बेटा याद रखना, ये काउपर ग्रंथि का जो द्रव्य है वो हल्का हल्का चिकना तैलीय पदार्थ होता है। वो चिकना तैलीय पदार्थ क्या काम करता है? वो चिकना तैलीय पदार्थ जो था, वो सीसन जो था, उसके स्नेहन का कार्यक्रम करता है। ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ताकि सीसन जो था जब उसको वेजाइना में प्रवेश कराए तो सीसन आसानी से, पीनिस आसानी से वेजाइना में प्रवेश कर जाए। तो हमने बोला इसके स्राव का दूसरा काम क्या हुआ? हमने बोला इसका स्राव सीसन के स्नेहन में सहायक है। मतलब सीसन जो था उसके ऊपरी भाग, जिसको सीसन मुंड बोलते हैं, ग्लैंड पेनिस बोलते हैं, उसको चिकना बनाया ताकि वो आसानी से वजाइना में प्रवेश कर जाए। तो वजाइना में प्रवेश को आसान बनाने का काम भी किसने किया? हमने बोला ये दो बड़े महत्वपूर्ण काम थे जो कि काउपर ग्रंथि के स्राव ने करे, बेटा इतनी सी बात इन तीनों के बारे में जल्दी से नोट कर लीजिए, यस। को लाड लो, जल्दी से नोट कर लीजिए, यस। अब बड़े ध्यान से देखना, सवाल पूछेगा सर आपने थोड़ी देर पहले लिखा था कि ये तीनों की तीनों सहायक ग्रंथियां हैं। हमने कहा हाँ, और इन सहायक ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ को आपने बोला था सेमिनल प्लाज्मा। हमने कहा यस, उसको सेमिनल प्लाज्मा बोला था। सर आप हमें बताइए कि वीर्य में और सेमिनल प्लाज्मा में कोई अंतर होता है क्या? हमने कहा यार बस छोटा सा डिफरेंस है। क्या अंतर है वीर्य में और सेमिनल प्लाज्मा में? देखिए हम बात कर रहे हैं, यहां पे जो बात करी गई है वो बात करी गई सीमन के बारे में, दैट इज वीर्य के बारे में। सीमन के बारे में, दैट इज वीर्य के बारे में यहां पर थोड़ी सी बात करी गई। बड़े ध्यान से देखना। पूछेगा सर ये वीर्य क्या था? हमने बोला वीर्य जो था, मैंने बोला कि जब स्खलन होता है तो मेल के शरीर से जो व्हाइट कलर का जो मटेरियल निकल रहा है वो वीर्य ही है। वो कैसा है? हमने बोला जो व्हाइट कलर का मटेरियल है वो गाढ़ा है, और वो कैसा है? गाढ़ा तथा क्षारीय द्रव्य है। ये गाढ़ा तथा क्षारीय द्रव्य है। बोला अच्छा सर। हमने कहा हाँ, क्षारीय क्यों है? क्योंकि अगर ये अम्लीय होता तो अम्लीय माध्यम में स्पर्म बेचारे तड़फ के मर जाते, इसीलिए ये क्षारीय है। मतलब स्पर्म को अगर जिंदा रहना है तो क्षारीय माध्यम होना बेहद जरूरी है। बोला सब ठीक है। अगली बात बड़े ध्यान से सोचो, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े इत्मीनान से सुनना। पूछेगा सर एक बात बताओ कि जब एक इंसान जो था
उस इंसान में स्खलन होता है तो एक बार में कितना वीर्य बाहर निकलता है, कितना वीर्य बाहर निकलता है। बड़े ध्यान से देखना। तो मैंने बोला वीर्य का आयतन, हमने बोला एक बार में जो वीर्य बाहर निकलता है वो 3 से 4 ml प्रति स्खलन। हमने बोला 3 से 4 ml प्रति स्खलन कि जब एक बार स्खलन होता है तो 3 से 4 ml वीर्य बाहर निकलता है। पूछेगा सर बताओ ना, आपने बोला एक बार में वीर्य जो बाहर निकलता है वो 3 से 4 ml निकलता है। अगर इस 3 से 4 ml वीर्य को हम ले लें तो बताओ ना इस वीर्य में शुक्राणु कितने होते हैं। तो भैया देखना, अगर कोई कहे शुक्राणुओं की स्पर्म्स की संख्या, अगर कोई कहे कि सर आप हमें बताओ ये जो वीर्य होता है इसमें स्पर्म्स की संख्या कितनी होती है, बेटा इसमें स्पर्म की संख्या होती है 200 से 300 मिलियन प्रति स्खलन। एक बार में कितना वीर्य बाहर निकलता है, 3 से 4 ml वीर्य। और इस 3 से 4 ml वीर्य में शुक्राणु कितने होते हैं मेरे बच्चे, हमने बोला 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। और इस 200 से 300 मिलियन शुक्राणु को अपनी भाषा में बोले तो ये हो गए बेटा 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़ प्रति स्खलन। हमने बोला ये हो गए 20 से 30 करोड़ प्रति स्खलन कि एक बार में कितने शुक्राणु बाहर निकले, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो है वो बाहर निकलते हैं। बोला गुरुजी इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि जब भी हम वीर्य के बारे में बात करेंगे तो वीर्य के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं, शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं। पूछेगा सर अगर वीर्य का हम थोड़ा सा सैंपल लें, ये लीजिए, और उस सैंपल का अपन अध्ययन करें तो हमें क्या पता चला। बेटा हमने वीर्य लिया जिसको हम बोलते हैं सीमन, जिसको अपन बोलते हैं सीमन। तो इस सीमन के दो भाग हैं। सीमन का पहला भाग है उसे बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, पहला जो भाग है उसे बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, प्लस दूसरा जो भाग है उस दूसरे भाग को अपन बोलते हैं शुक्राणु, जिनको अपन बोलते हैं स्पर्म्स। हमने बोला इन दोनों चीजों से मिलके ही वीर्य बनता है, दैट इज सेमिनल प्लाज्मा प्लस शुक्राणु स्पर्म है। ये दोनों मिलके ही किसका निर्माण करते हैं, हमने बोला ये दोनों मिलके ही वीर्य का निर्माण करते हैं, ये दोनों मिलके ही वीर्य का निर्माण करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। यस बोला ठीक है साहब। अब पूछेगा गुरुजी ये दोनों मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं, मैंने कहा यस। वो पूछेगा सर आप बताओ इन दोनों की क्या खास बात है। बड़े ध्यान से देखना, जब हम वीर्य के बारे में बात करते हैं मेरे लाडले, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना कि जब हम वीर्य के बारे में बात करते हैं तो यह बात क्लियर है कि इस वीर्य के बारे में जब भी हमने बात करी तो इस वीर्य का लगभग 90% भाग, लगभग 90% भाग, ये 90% भाग जो है ये तो सेमिनल प्लाज्मा है, और यहां पे शुक्राणु जो है ये इस वीर्य का लगभग 10% भाग है। तो जब भी बोले कि वीर्य का कितना प्रतिशत भाग शुक्राणु होते हैं, लगभग 10% भाग शुक्राणु होते हैं, 90% भाग सेमिनल प्लाज्मा होता है। अब तुम मुझे बताओ ये सेमिनल प्लाज्मा का स्रावण किसने किया, जल्दी बताओ, सेमिनल प्लाज्मा का स्रावण किसने किया। तो आपका जवाब आएगा गुरुजी ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ना, इसका स्रावण शुक्राशय से, प्रोस्टेट ग्रंथि से थोड़ी सी मात्रा में, अति सूक्ष्म मात्रा में निकाल रही है, वो निकाल रही काउपर ग्रंथि, मतलब नर की सहायक ग्रंथियों ने स्रावित किया। तो हमने बोला
ये क्या है? हमने बोला नर की सहायक ग्रंथियों का स्राव है। नर की सहायक ग्रंथियों का स्राव है। ये क्या है? हमने बोला ये नर की सहायक ग्रंथि का स्राव है। बोला सर ठीक है, पर गुरुजी एक बात तो बताओ। हमने कहा हां, आपने ये तो कह दिया कि सेमिनल प्लाज्मा का स्रावण सहायक ग्रंथियां करती है, वो तीनों ही प्रकार की सहायक ग्रंथियां करती है। हमने कहा हां, लेकिन ये काम क्या करता है? इस सेमिनल प्लाज्मा में ऐसी है कौन सी चीज? हमने बोला कि शुक्राणु को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। बोला चाहिए, तो वो ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है? फ्रक्टोज। शुक्राणु को गतिशीलता के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। वो कौन प्रदान कर रहा है? फ्रक्टोज। तो हमने बोला कि ऊर्जा प्रदान करना काम फ्रक्टोज का था और गति करवाने का काम जो था, वो गति करवाने का काम प्रोस्टेट ग्रंथि के द्रव्य का था। तो हमने बोला ये सेमिनल प्लाज्मा क्या काम करता है? तो मैंने बोला ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, पहली बात। बोला सर इसके अलावा? हमने बोला शुक्राणु जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके लिए किस पे निर्भर कर रहा है? वीर्य पे, क्योंकि वीर्य क्षारीय माध्यम है। अगर ये माध्यम क्षारीय नहीं रहता तो शुक्राणु मर जाते, पोषण नहीं मिलता तो शुक्राणु मर जाते। और शुक्राणु गति करेगा कि नहीं करेगा, वो भी इस वीर्य में पाए जाने वाले एंजाइम, कैल्शियम, फॉस्फेट आदि चीजों पर निर्भर करता है। तो हमने बोला ये शुक्राणुओं की उत्तरजीविता तथा ये शुक्राणुओं की उत्तरजीविता तथा गतिशीलता के लिए उत्तरदायी है। कौन? सेमिनल प्लाज्मा। पूछेगा ठीक है, मतलब शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, उनकी गति करवाने के लिए, उन्हें जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? सेमिनल प्लाज्मा चाहिए। बोला सर ठीक है। अब बोला कि एक बार में जो शुक्राणु निकले वो कितने निकले? 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकले। लेकिन ये जो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं ना, इनमें केवल लगभग 60% शुक्राणु ही ऐसे हैं जिनका सामान्य आकार तथा संरचना है। तो हमने बोला ये शुक्राणु जो निकल के आए थे, तो इसमें हमने बोला कि लगभग 60% स्पर्म्स की संरचना तथा आकार सामान्य होता है। हमने बोला यहां 20 से 30 करोड़ जो स्पर्म आए थे, उनमें से सामान्य आकार और संरचना तो केवल और केवल 60% स्पर्म का था। मतलब 40% तो एकदम कचरा था, बेकार था। चले? बोला सर ठीक है। अब ये जो 60% था, इसमें से अपन बात कर रहे हैं, इसमें से ये जो 60% है, इसमें से लगभग 40% स्पर्म ही वो था जो तेज दौड़ सकता था, तेज तैर सकता था, तेज गतिशीलता दिखाता था। तो हमने बोला इसमें से लगभग 40% स्पर्म, 40% स्पर्म्स अत्यधिक गतिशीलता
दर्शाते हैं। अब बताओ, जब जो स्पर्म बहुत तेज गतिशीलता दर्शाएगा वही तो अंडे तक जल्दी पहुंचेगा, और जो अंडे तक जल्दी पहुंचेगा वही तो अंडे से निषेचन कर सकता है। तो कहने का मतलब कि स्पर्म तो मादा जनन मार्ग में 20 से 30 करोड़ छोड़े गए थे, लेकिन उनमें से 60% ही ऐसे थे जिनकी साइज और शेप क्या है, नॉर्मल, बाकी बेकार कचरा था। और उन 60% में से 40% ऐसे थे जो अत्यधिक गतिशीलता दर्शा रहे थे, मतलब वो तेजी से गति करके अंडे तक पहुंच सकते थे, और जो अंडे तक पहुंचेगा वही तो निषेचन करेगा। तो निषेचन करने लायक जो काम के स्पर्म थे वो यही 40% थे। मेरी बात क्लियर है? इतनी सी कहानी को नोट कीजिए, बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा ये कॉन्सेप्ट आपके पास है। जल्दी से इस कहानी को नोट कीजिए, और ये पूरी की पूरी कहानी अगर दिमाग में छप गई, दिल में उतर गई, मस्त मस्त 2 नैनों में चमक गई, तो कहानी सुन लो, बात सुन लो। कि उसकी सूरत में पूरा जहां मांग लिया, उसकी सूरत में पूरा जहां मांग लिया, चाहत थी वो प्यार मांग लिया। अरे हम भी खड़े थे खुदा के दर पे दोस्तों, लोग मरे दौलत पर और हमने उसका हाथ मांग लिया, हाथ मांग लिया, हाथ मांग लिया। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, यस, इतनी सी बात नोट करो, नोट करो, नोट करो। स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में बेटा आगे बात करेंगे अपन। यस, स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में आगे बात करेंगे। यस, अब हम कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बोला सर ये बात तो पता हो गई कि ये वीर्य क्या था, ये स्पर्म क्या था, ये तो एक एक कहानी जो थी वो हमारी क्लियर हो चुकी है। लेकिन सर एक बात है जिसे अभी भी हम पूछना चाह रहे हैं। बोला, मैंने कहा कि बेटा पूछ, क्या पूछना चाह रहा है? सर ये बताइए ना कि ये जो स्पर्म था, इन स्पर्म को मादा जनन मार्ग में छोड़ा कैसे जाएगा, पहुंचाया कैसे जाएगा? बेटा स्पर्म को मादा जनन मार्ग में पहुंचाने के लिए नर व मादा संभोग करते हैं। नर अपने पीनिस सिसन को मादा की योनि में, वजाइना में प्रवेश करा के और फिर इन स्पर्म को मादा जनन मार्ग में छोड़ता है, और स्पर्म को अब मादा जनन मार्ग में ट्रांसफर होना, इसी को तो बोला था वीर्य सेचन, दैट इज इंसेमिनेशन। तो मैं बात यही करता हूं आपसे कि सर आप हमें बताइए ये वीर्य सेचन कैसे होता है, और ये वीर्य सेचन कौन करता है? मतलब ये काम करता है, वो करता है पीनिस, जिसको अपन बोलते हैं सिसन। चले, तो जब भी पूछे कि सर इस सिसन के बारे में बताओ, ये सिसन क्या है, बेटा याद करो, हमने बोला था कि सिसन जो है वो नर की बाह्य जनेंद्रिय है, जो बाहर से ही दिखाई देती है। और ये किसमें सहायता करती है? हमने बोला ये मैथुन में, या मैं कहूं वीर्य सेचन में सहायता करती है। तो मैंने बोला कि ये नर की बाह्य जनेंद्रिया है, ये नर की बाह्य जनेंद्रिया है जो मैथुन, या मैं कहूं वीर्य सेचन में सहायक है, में सहायक है, में सहायक है। बोलो गुरुजी ठीक है। अब सवाल पूछेगा सर आप हमें यह बताइए कि अगर इस पेनिस को देखें तो इस पेनिस की खास बात यह थी कि ये पेनिस जो था, जब मेल में लैंगिक उत्तेजना आती है तो इस पेनिस का आकार हो जाता है बड़ा, मतलब ये खड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है, लंबा हो जाता है। और जब नॉर्मल अवस्था में होता है तो ये बहुत ही छोटा होता है, सॉफ्ट होता है, यस, रिलैक्स होता है,
हमने कहा हाँ। तो ऐसी क्या खास चीज थी बेटा? एग्जैक्टली में इस पीनिस में विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिनमें इरेक्शन की, जिनमें खड़े होने की क्षमता है। तो मैंने बोला कि ये विशिष्ट प्रकार के ऊतकों से बना होता है जिनमें इरेक्शन की क्षमता होती है। इन विशिष्ट प्रकार के ऊतकों की वजह से ही लैंगिक उत्तेजना के समय शिशन का आकार जो था वो बड़ा हो जाता है, ये कठोर हो जाता है। जबकि लैंगिक उत्तेजना खत्म होने के बाद ये नॉर्मल अवस्था में जाता है, जिसमें इसका आकार जो था वो आकार हो जाता है छोटा। अब सवाल पूछेगा, गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा पूछ मेरे लाडले। सर वो ऊतक जो विशेष प्रकार के आप बता रहे हैं वो है कौन से? हमने कहा बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, हमने माना कि हम बात कर रहे हैं पीनिस के बारे में। ये लीजिए भाई साहब, हमने माना ये अपने पास जो है ये सीसन है। ये लीजिए, हमने मान लिया बेटा कि अपने पास ये जो है ये सीसन है। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। हमने बोला ये सीसन है और इस सीसन को देखें तो इस सीसन में हमने बोला विशेष प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। बोलो ये लो, ये लो। हमने बोला इसमें विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और यहां पर मान लीजिए अपने पास ये जो दिखाई दे रही है ये यहां पर दिखाई देने वाली स्किन की परत है। यहां पे दिखाई देने वाली ये स्किन की परत है। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। अगर कोई कहे कि बताओ यहां पर कौन कौन से इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, हमने बोला ये जो सफेद वाले दिखाई दे रहे हैं इनकी संख्या है 2। है। इन्हें अपन बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। हमने बोला इनकी संख्या 2 है और इनको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। यहां पर देखो इसके बीचों बीच जो दिखाई दे रहा है ये वाला, जिसकी संख्या केवल और केवल 1 है, इसे अपन बोलते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम।
इसे अपन बोलते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम। कॉर्पस स्पंजियोसम। बोला सर ठीक है। ये अपने पास यहां पे पाए जाने वाले विशेष प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू है। बोला सर ठीक है। अब सवाल पूछेगा सर, अगर पूछे तो हमने बोला था कि मेल जो होता है उस मेल में तो इस पेनिस के अंदर से ही गुजरता है मूत्र मार्ग। हमने कहा बिल्कुल सही पढ़ा था, मूत्र मार्ग जो है वो इस पेनिस के अंदर से ही गुजरता है। तो यहां पर मूत्र मार्ग क्या है बेटा, यहां पर देखना, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, यस, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली में यही यहां पर मिलने वाला मूत्र मार्ग है। यहां पर देखना, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है मेरे लाडले, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है मेरे लाडले, यही मेरे पास है यहां पर मूत्र मार्ग, यही मेरे पास है यहां पर मूत्र मार्ग। हमने बोला ये जो दिखाई दे रहा है यही मेरे पास है, वो अपने पास है मूत्र मार्ग। अब सवाल पूछेगा कि बताओ ये मूत्र मार्ग जो है, ये मूत्र मार्ग इस कॉर्पोरा कैवर्नोसा में स्थित है कि कॉर्पस स्पंजियोसम में स्थित है? जल्दी बताओ, मैं चैटिंग चालू करता हूं, जल्दी बताओ ये मूत्र मार्ग जो है ये कॉर्पस स्पंजियोसम में स्थित है कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा में स्थित है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा में स्थित है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस, जल्दी बताओ, यस। बोला सर कॉर्पस स्पंजियोसम में स्थित है। तो पहला पॉइंट तो हमने लिखा कि ये कॉर्पस स्पंजियोसम में स्थित है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, यहां पे आप देखो इसका ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यस, यहां पर देखिए इसका ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को अपन बोलते हैं शिशन मुंड। इसको अपन बोलते हैं शिशन मुंड, दैट इज ग्लैंस पिनिस। इसको अपन बोलते हैं शिशन मुंड, दैट इज ग्लैंस पिनिस। तो जब भी बोले ग्लैंस पिनिस क्या है तो याद रखो शिशन का जो अंतिम वाला भाग है, जो कि थोड़ा सा मोटा भाग है, थोड़ा सा आवर्धित भाग है, थोड़ा सा फूला हुआ भाग है, इसी को अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं शिशन मुंड। तो हमने बोला ये शिशन का अंतिम आवर्धित भाग है। भाग है, पूछेगा सर ठीक है। अब देखो इस अंतिम आवर्धित भाग है और इस अंतिम आवर्धित भाग के ऊपर आपको त्वचा दिखाई दे रही है। बेटा ये त्वचा जो दिखाई दे रही है जिससे ये ढका है, इसी को बोलते हैं प्रीप्यूस, या इसी को बोलते हैं फोरस्किन। तो जब भी बोले कि बताओ प्रीप्यूस फोरस्किन क्या है, तो हमने बोला कि अगर मैं चाहे तो इस फोरस्किन इस प्रीप्यूस को पकड़ के ऐसे पीछे खींचेगा तो ये ग्लैंस पेनिस जो था ये ऊपर से अनकवर्ड हो जाएगा। मतलब इसको पीछे खींचेगा तो ये पूरा का पूरा ग्लैंस पेनिस दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि ये प्रीप्यूस है, ये एक पतली और लचीली स्किन है जो गति कर सकती है। मतलब मेल चाहे तो इसे पीछे पकड़ के खींच सकता है ताकि पूरा का पूरा ग्लैंस पेनिस जो था वो दिखाई दे। तो ये बात हमको याद रखनी है। जब भी बोले कि प्रीप्यूस क्या है तो हमने बोला पतली लचीली तथा गतिशील त्वचा है। तो पतली लचीली तथा गतिशील त्वचा जो है वो कौन सी है? प्रीप्यूस।
प्रीप्यूस। और याद रखो ये सीसन मुंड किससे ढका होता है? प्रीप्यूस से। तो हमने बोला ये प्रीप्यूस से ढका है, ढका होता है। तो जब भी बोले बताओ ग्लैंस पेनिस किससे ढका होता है? प्रीप्यूस से। पूछेगा आप बताओ, ये मेरे पास कॉर्पस स्पंजियोसम है, ये सीसन मुंड है, तो पूछेगा सीसन मुंड किससे बनता है, ये किसका भाग है? तो याद रखना ये ग्लैंस पेनिस जो है ये कॉर्पस स्पंजियोसम से बनता है, कॉर्पस स्पंजियोसम से बनता है, कॉर्पस स्पंजियोसम से बनता है। हमने बोला कॉर्पस स्पंजियोसम से बनता है। तो जब भी बोले सीसन मुंड किससे बनता है? कॉर्पस स्पंजियोसम से बनता है, कॉर्पस स्पंजियोसम से बनता है। जल्दी से इतनी सी बात नोट करें मेरे लाडले, इतनी सी बात नोट करें। सीधा सवाल पूछेगा प्रीप्यूस क्या है, जवाब दे देना। ग्लैंस पेनिस क्या है, जवाब दे देना यस। यस, इतनी सी बात नोट करें, नोट करें, नोट करें। और नोट हो गया तो मेरे लाडले एक बार स्क्रीन पर थंब इंप्रेशन दे देना और फिर कह देना रसगुल्ली से, फिर कह देना रसगुल्ली से कि आ मेरे ख्वाबों में, कि आ मेरे ख्वाबों में तुझे शाम गजल में लिख दूं। आ जरा मेरे ख्वाबों में तुझे शाम गजल में लिख दूं, लिखूं कोरे कागज पर गुलाबी स्याही से तलब लिख दूं, लिखूं कोरे कागज पर गुलाबी स्याही से तलब लिख दूं। आ मेरे ख्वाबों में तुझे शाम गजल में लिख दूं। तू देखे मुझे महल के झरोखे से, तू देखे मुझे महल के झरोखे से, मैं तुझे जलधारा में देखूं। तू देखे मुझे महल के झरोखे से, मैं तुझे जलधारा में देखूं। मैं मरूं हर सांस, मैं मरूं हर सांस, पर तुझे जिंदगी की लकीरों में लिख दूं, जिंदगी की लकीरों में लिख दूं। आ जरा मेरे ख्वाबों में तुझे शाम गजल में लिख दूं, तुझे शाम गजल में लिख दूं। तो जल्दी से पहले इस कहानी को लिखो, फिर शाम गजल को लिखो। और अगर ये कहते हो कि सर बिल्कुल बवंडर, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ गया, एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, और जो ये गजल के छोटी सी लाइन थी इनसे तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो भाई दिल की बरसात स्क्रीन पे ना रुकनी नहीं चाहिए। पूरे भारत को पता चलना चाहिए कि रसगुल्ला आर्मी जबरदस्त पढ़ाई कर रही है, हंसते खेलते हुए पढ़ाई कर रही है, एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े सलीके से सीखती हुई आगे बढ़ रही है। ये मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए, तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। यस मेरे लाडलो, तब बात बनेगी। यस मेरे लाडलो, जल्दी से। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, मजा आ गया यार, मजा आ गया यार। यस, तो चलो मैं और एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताता हूं, है ना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना, मजा आ जाएगा। यस, अब सवाल था गुरुजी आपने एक बात बोली कि पेनिस में इसमें इरेक्शन, ओ सॉरी, इसमें इरेक्शन की क्षमता होती है, ऐसे ऊतक पाए जाते हैं।
तो आप बताओ, आपने बोला था कि लैंगिक उत्तेजना आती है जब तो सीसन जो था उसका आकार बड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है। हमने कहा हां। और नॉर्मल अवस्था में इसका आकार छोटा होता है और ये बहुत सॉफ्ट होता है, रिलैक्स होता है। हमने कहा अब बताओ ना, कौन इसका नियंत्रण करता है, इसके बारे में बताओ। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं इसी पोर्शन के बारे में कि ये जो पेनिस है, ये जो सीसन है, वो इरेक्ट कैसे होता है, इरेक्ट कैसे होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस के बारे में बात करता हूं। यस बेटा, पेनिस का जो इरेक्शन है, इसका नियंत्रण जो करता है वो करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, दैट इज स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हमने बोला इसका नियंत्रण, इसका नियंत्रण एएनएस करता है। हमने बोला इरेक्शन ऑफ पेनिस का नियंत्रण कौन करता है? एएनएस करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है। पूछेगा सर ठीक है, लेकिन आपको यह बात भली भांति पता है कि ये एएनएस जो है, ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के, इस एएनएस के दो भाग होते हैं। ये एएनएस जो है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है, इसके कितने भाग मेरे बच्चे? हमने बोला इसके अपने पास दो भाग हैं। पूछेगा सर ठीक है, लेकिन गुरुजी ये बताओ कि इसके दो भाग है कौन कौन से? बेटा एएनएस का एक भाग जो है उसको अपन बोलते हैं परानुकंपी, तंत्रिका तंत्र, दूसरा इसका भाग है उसको अपन बोलते हैं अनुकंपी, तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र एक भाग, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र दूसरा भाग। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। पूछेगा सर अब इन दोनों के बारे में बताओ क्या कहानी है? बेटा अगर अपने पास इस परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से कोई भी संकेत आएगा, कोई भी संकेत आएगा, कोई भी सूचना आएगी, बोला यस सर, तो जो ही इससे संकेत आएगा, सीसन में कुछ पेशियां पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्रूरा मसल्स। क्या बोलते हैं? क्रूरा मसल्स, क्रूरा मसल्स। तो हमने बोला शीशन की क्रूरा पेशी, ये क्रूरा पेशी हो जाएगी बेटा रिलैक्स। ध्यान रखना, जब भी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से कोई भी आवेग आएगा तो सीसन की क्रूरा पेशी जो है वो क्रूरा पेशी हो जाएगी रिलैक्स। पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम क्या होगा? क्रूरा पेशी तो हो जाएगी रिलैक्स, लेकिन सीसन की रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह जो था वो बढ़ जाएगा। हमने बोला सीसन की रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह वो क्या हो गया? बढ़ जाएगा। अब मेरे को बताओ, अगर सीसन की रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह बढ़ेगा तो एग्जैक्टली में सीसन के अंदर छोटी छोटी गुहा पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं रक्तपात्र, ब्लड साइनस, रक्तपात्र। जब रक्त प्रवाह बढ़ा तो उन रक्त पात्र में रक्त भर गया, तो हमने बोला रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह बढ़ा और सीसन के रक्त पात्र जो थे उनमें क्या हो गया? रक्त भर गया। हमने बोला सीसन के रक्त पात्रों में रक्त भर जाता है।
बोला यस सर। अब भैया देखना, ये दो काम अपने पास हो चुके हैं। एक तो सीसन की क्रूरा पेशी है वो रिलैक्स हो चुकी है, और दूसरा सीसन के रक्त पात्रों में रक्त भर गया। अब पूछेगा सर इन दोनों की वजह से क्या हुआ? बेटा ये दोनों के दोनों काम जब हो गए, बेटा जब ये दोनों के दोनों काम हो गए तो इन दोनों कामों की वजह से ही, इन दोनों की वजह से ही सीसन का आकार जो था वो सीसन का आकार हो गया बड़ा। मतलब सीसन हो गया लंबा, हो गया कठोर, हो गया सीसन कैसा हो गया? लंबा हो गया, कठोर हो गया, लंबा हो गया, कठोर हो गया। और इसी को तो बोलते हैं लैंगिक उत्तेजना आना। यस, तो हमने बोला इन दोनों ही चीजों की वजह से हमने बोला क्या आई? लैंगिक उत्तेजना। तो हमने बोला जिससे लैंगिक उत्तेजना आई, लैंगिक उत्तेजना आई, इसकी वजह से क्या आई? लैंगिक उत्तेजना आई। और लैंगिक उत्तेजना के कारण क्या हुआ? मैंने बोला शीशन, शीशन लंबा तथा कठोर हो जाता है। जब भी लैंगिक उत्तेजना आती है सीसन लंबा तथा कठोर हो जाता है। तो हमने बोला कि लैंगिक उत्तेजना के कारण सीसन का लंबा तथा कठोर होना, इसको ही कहते हैं, हमने बोला इसी को कहते हैं कॉल्ड एज सीसन का इरेक्शन। इसी को हम सीसन का इरेक्शन कहते हैं। बोला गुरुजी ठीक है, पर सर एक बात बता दो। हमने कहा पूछो मेरे लाडले। बोला सर सीसन का इरेक्शन तो हो गया, अब अगर सीसन को नॉर्मल अवस्था में जाना होगा तो नॉर्मल अवस्था में सीसन कैसे जाएगा? आप ये भी तो बताओ कि नॉर्मल अवस्था में सीसन कैसे जाएगा? नॉर्मल अवस्था में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यस बेटा ध्यान रखना, जब नॉर्मल अवस्था में लैंगिक उत्तेजना के बाद सीसन नॉर्मल अवस्था में जाएगा, उस नॉर्मल अवस्था में कैसे जाएगा? बहुत ध्यान से, बहुत उत्तमनान से देखना। हमने बोला अपने पास एक दूसरा तंत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसको हमने बोला परानुकंपी तंत्र, सॉरी अनुकंपी तंत्र। बेटा इस अनुकंपी तंत्र से अपने पास आते संकेत, ये लो, ये लो। जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र संकेत देगा तो सीसन की क्रूरा पेशी जो थी, इन क्रूरा पेशी में होगा मेरे बच्चे संकुचन। हमने बोला कि सीसन की ये जो क्रूरा पेशी है, इन क्रूरा पेशी में क्या होगा? संकुचन होगा, पहला काम। दूसरा काम मतलब इसके बिल्कुल उल्टा, यहां तो रिलैक्स हुई थी, वहां पे क्या हो गया? संकुचन। यहां पे क्या होता? सीसन की रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह बढ़ा था, यहां पे क्या हुआ? हमने बोला शीशन की रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह वो क्या हुआ? घटा। अरे जब रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह ही कम हो रहा है, तो जब प्रवाह बढ़ा था तो रक्त पात्र जो थे उनमें रक्त भर गया था, तो जब प्रवाह घटा तो हमने बोला सीसन के रक्त पात्र ये रक्त पात्र क्या हो गए? हमने बोला ये रक्त पात्र जो है ये हो गए खाली। सीसन के ये जो रक्त पात्र जो थे मेरे बेटा, ये रक्त पात्र क्या हो गए अपने पास? खाली। बोला साहब ठीक है। अब सुनो, अपने पास दो चीजें हमने देख ली। पहली चीज कि सीसन की क्रूरा पेशी में संकुचन हो गया और रक्त पात्र हो गए खाली। इन दोनों की वजह से क्या हुआ बेटा? जब ये दोनों घटनाएं घटी, जब मेरे लाडले ये दोनों की दोनों घटनाएं घटी, तो इनकी वजह से वीर्य बाहर निकला, सीमन का वीर्य का स्खलन हुआ। तो हमने बोला तो क्या हुआ? हमने बोला वीर्य का स्खलन हुआ।
दोनों वजह से क्या हुआ, वीर्य का स्खलन हुआ। और जब वीर्य स्खलित हो जाएगा, वीर्य बाहर निकल जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है, मैंने बोला कि सीसन जो था वो क्या हो जाता है, छोटा तथा रिलैक्स हो जाता है। तो हमने बोला सीसन क्या हो गया, मैंने बोला सीसन छोटा तथा रिलैक्स हो गया। सीसन जो था मेरे बच्चे वो छोटा तथा कैसा हो गया, रिलैक्स हो गया। और याद करो सीसन का छोटा तथा रिलैक्स होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज रिलैक्सेशन ऑफ पेनिस। इसी को बोलते हैं सीसन का रिलैक्स होना, सीसन का रिलैक्स होना। पहले वाले को बोला था इरेक्शन ऑफ पेनिस, दैट इज ये सीसन का इरेक्ट होना, इसको बोल दिया सीसन का रिलैक्सेशन। तो मेरे बच्चे जब भी पूछे कि सीसन के इरेक्शन को, रिलैक्सेशन को कौन कंट्रोल करता है, तो अपने पास स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। जब भी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से सूचना आएगी, आवेग आएगा, तो लैंगिक उत्तेजना आती है। और जब भी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से आवेग आता है, तो वीर्य का स्खलन होता है, वीर्य का स्खलन होता है। अब बच्चों के दिमाग में एक बात आती है, बोला सर क्या बात आती है, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सोचना। वो पूछेगा कि सर आप बताइए क्या बात आती है। बेटा बात यह आती है कि नर में मूत्र मार्ग से ही तो मूत्र निकलता है और मूत्र मार्ग से ही वीर्य निकलता है, तो ये दोनों साथ साथ क्यों नहीं निकलते। ये सवाल बहुत सारी जनता का है। अब जल्दी से बता दो ये सवाल बहुत सारी जनता का है कि नहीं है, जल्दी से बता दो ये सवाल बहुत सारी जनता का है कि नहीं, कि नर में मूत्र मार्ग से ही तो मूत्र निकलता है, मूत्र मार्ग से ही वीर्य निकलता है, स्पर्म निकलते हैं, तो ये दोनों एक साथ क्यों नहीं निकलते। यस, ये दोनों एक साथ क्यों नहीं निकलते। यस बोला हां गुरुजी बिल्कुल ये डाउट है। बेटा सुनना, बड़े ध्यान से देखना। बेटा मूत्र का जब भी निष्कासन करवाना होता है, तो मूत्र के निष्कासन के लिए, मूत्र के निष्कासन के लिए उत्तरदायी होता है, वो होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। मूत्र का निष्कासन तभी होगा जब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से आवेग आएगा। और याद करो वीर्य का स्खलन कौन करवाता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो याद रखना जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम कर रहा होता है, तो परानुकंपी जो है वो चुपचाप बैठे रहता है, और जब परानुकंपी अपना काम कर रहा होता है, तो अनुकंपी जो होता है वो चुपचाप बैठा रहता है। तो कहने का मतलब कि वीर्य तथा मूत्र एक साथ नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते, मूत्र का निष्कासन परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करवाता है और वीर्य का निष्कासन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करवाता है। तो इनका नियंत्रण अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों साथ नहीं निकल सकते, ये दोनों साथ नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। यस, जल्दी से इतनी सी बात को नोट करें। यस, अब जल्दी से बता दो क्या इतनी सी कहानी क्लियर है। अब हमने यहां पे देख रहा था मैं चैटिंग में, कई सारे बच्चे अपनी तरह तरह की बीमारियां लिखने लग गए कि ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। बेटा अभी मैं उस पोजीशन पे नहीं हूं कि आपके उन सारे दुख दर्द का इलाज बता दूं, है ना। तो आप उनके लिए एक अच्छे डॉक्टर से मिले और अपना दुख दर्द उनको बयां करें, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये करेक्ट जगह, करेक्ट प्लेस नहीं है ना, आपकी सारी दवा बीमारियों का इलाज बताने की, है ना। तो अच्छे डॉक्टर से मिले और अपना दुख दर्द बयां करें। ये बात जो अभी आनी चाहिए ये बता दो, ये कहानी एकदम क्लियर है कि नहीं है, ये कहानी बता दो अभी क्लियर है कि नहीं है। अगर इतनी सी कहानी दिमाग में छप गई, दिल में उतर गई,
मस्त मस्त 2 नैनो में चमक गई। तो बता दो जल्दी से स्क्रीन पर आग लगा दो, स्क्रीन पर आग लगा दो, स्क्रीन पर आग लगा दो, जल्दी से स्क्रीन पर आग लगा दो मेरे लाडलो। यस, क्लियर है? चले भाई, बेहतरीन। अब यहां तक की कहानी क्लियर हुई और यहीं पे जाके हमने नर जनन तंत्र की जो बेसिक संरचना थी, जो स्ट्रक्चर थी, उसकी कहानी पूरी कर ली। अब हम आपसे छोटा सा ओवरव्यू लेके बात करते हैं। वो बात करते हैं किसके बारे में? मादा जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। मादा जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। हम आपसे बात करते हैं, वो बात करते हैं मेरे बेटा मादा जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र की जो कहानी थी, वो नर जनन तंत्र की कहानी हमने आपसे डिस्कस कर ली। उसकी संरचना के बारे में जितनी बात हमें बतानी थी वो सारी सारी बता दी। अब हम आपसे बात करते हैं, वो बात करते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र के बारे में बड़े ध्यान से देखना, बस एक छोटा सा ओवरव्यू कि मादा जनन तंत्र में किस किस को शामिल किया गया, बस इतनी सी बात अपन करने वाले। बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से देखना मेरे लाडलो। यस, जब भी पूछे कि सर मादा जनन तंत्र कहां स्थित होता है, बेटा जैसे नर जनन तंत्र भी हमारे श्रोणी भाग में स्थित था, इसी तरह मादा जनन तंत्र है, यह भी श्रोणी भाग में स्थित होता है। तो हमने बोला ये श्रोणी भाग में, जिसको बोलते हैं पैल्विक रीजन, या सीधा लिख दू पैल्विक भाग में स्थित होता है। हमने बोला ये श्रोणी भाग दैट इज पैल्विक रीजन में स्थित होता है, पैल्विक रीजन में स्थित होता है, पैल्विक रीजन में स्थित होता है। अब सवाल था, सर आपने बताया था कि नर जनन तंत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल है, तो एक ओवरव्यू दे दीजिए ना कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल है। बस बेटा आज यही थोड़ी सी बात बताऊंगा, उसके बाद मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना, बस बहुत छोटी सी बात आप लोगों से डिस्कस करनी है। यस, कि इस मादा जनन तंत्र में किस किस को शामिल किया गया है। हमने बोला जब भी कोई कहे मादा जनन तंत्र में, तो मैंने बोला शामिल है। इस मादा जनन तंत्र में किस किस को शामिल किया गया है? सबसे पहली चीज मादा जनन तंत्र में शामिल किया गया है, वो सबसे पहले शामिल किया गया अंडाशय को, जिसको अपन बोलते ओवरी। और आपको पता है कि मादाओं में ओवरी कितने होते हैं? आपका जवाब है सर 2, मतलब ये ओवरी जो होते हैं वो 1 पेयर होते हैं। इसको शामिल किया गया है। बोले सर ठीक है। फिर यहां पर शामिल किया गया है, वो किया गया सहायक नलिकाएं। मादा सहायक नलिकाएं। कि मादा में कौन कौन सी नलिकाएं पाई जाती है। तो बड़े हिसाब से, बड़े ध्यान से देखना, जब भी मादा में नलिका के बारे में बात करेगा तो सबसे पहले अपने पास है अंडवाहिनी, इस अंडवाहिनी को ही तो अपन बोलते फैलोपियन ट्यूब।
हमने बोला जब भी पूछे उसके अलावा हमारे पास गर्भाशय, इसी को बोलते यूट्रस। हमने बोला हमारे पास है गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा इसे ही तो बोलते बेटा सर्विक्स। और अंतिम अपने पास है, वो अपने पास है योनि, और मेरे दोस्त इस योनि को ही तो बोलते हैं वजाइना। बच्चे अपने पास ये मादा की सहायक नलिकाएं हैं। बोला सर ठीक है। तीसरी चीज वो पूछ रहेगा मादा में ग्रंथियां, ये लीजिए मादा सहायक ग्रंथियां। पूछ रहा है कि मादा में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना बेटा। मादा में सबसे पहली ग्रंथि जो पाई जाती है उसे बोलते हैं पैरायूरिथल ग्रंथि। ग्रंथि ग्रंथि इसी को पर बोलते हैं स्किनी ग्लैंड। दूसरी मेरे पास है उसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। ग्रंथि। अब बड़े ध्यान से देखना, ये स्किनी ग्लैंड जो है ये भी अपने पास कितनी है, यहां पे एक पेयर है। ये बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये भी कितनी है, ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है। चले भैया नेक्स्ट। बोला सर अंतिम, बड़े ध्यान से देखना बेटा। अंतिम में मेरे पास है वो है बाह्य जननेंद्रिय। अपने पास है बाह्य जननेंद्रिय। सवाल यही था कि सर इस बाह्य जननेंद्रिया में किस किस को शामिल किया गया है, आप तो ये बात बता दो। तो बेटा बाह्य जननेंद्रिया में 5 चीजों को शामिल किया गया है। सवाल है सर वो 5 चीजें हैं क्या, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है उसे बोलते हैं मोन्स प्यूबिस, दैट इज सघन शेल। दूसरी चीज जिसको शामिल किया गया है उसे बोलते हैं लैबिया मेजोरा, जिसको बोलते हैं वृहद भगोष्ठ। तीसरा मेरे पास है उसको बोलते हैं लैबिया माइनोरा, इसी को अपन बोलते हैं लघु भगोष्ठ। नेक्स्ट चौथा मेरे पास है क्लाइटोरिस, इसी को अपन बोलते हैं भगशेफ। और अंत में मेरे पास है उसको अपन बोलते हैं हाइमन, जिसको आप बोलते हो योनि अच्छद।
बेटा कुल मिला के ये चीजें हैं, इन सब को हम इस मादा जनन तंत्र में अध्ययन करने वाले हैं। इन सारी की सारी चीजों को एक एक करके हम मादा जनन तंत्र में अध्ययन करने वाले हैं। यस। अब बच्चे कहेंगे सर आपने नर जनन तंत्र की सारी चीजों की संरचना बता दी है। हमने कहा केवल यह बताना है कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, और उसका भी ओवरव्यू आप दे चुके हो। मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे दोस्त, आप हमें क्या नर जनन तंत्र का 3D डायग्राम ऐसे घुमा घुमा के दिखा सकते हो? यस। तो बताओ, सवाल यही है कि क्या सर नर जनन तंत्र का 3D डायग्राम ऐसे घुमा घुमा के दिखा सकते हो? अरे बिल्कुल दिखा देंगे रे मेरे लाडले, कोई टेंशन ही नहीं है। आ जाओ, मैं नर जनन तंत्र का 3D डायग्राम ऐसे घुमा घुमा के आपको दिखाता हूं। ये लो भैया, बच्चे हमने आपको बताया था कि ये जो अपने पास है ये मेल का पीनिस भाग है। कौन सा भाग है? पीनिस भाग। और पीनिस के आगे का ये आवर्धित जो भाग है, इस आवर्धित भाग को ही हमने क्या बोला था? ग्लैंस पीनिस। इस आवर्धित भाग को क्या बोला था? ग्लैंस पीनिस। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमने बोला था आपसे कि इसके ऊपर स्किन पाई जाती है और उस स्किन को क्या बोलते हैं? फोर स्किन। यहां पे इस एंगल से आप थोड़ा सा देखिएगा। यस, बड़े ध्यान से इस एंगल से थोड़ा सा देखिएगा, चीजें आपको और क्लियर होगी। यस बेटा, हमने बोला था कि जब पेनिस को देखते हैं तो उसमें दो होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। एक तो ये रहा व्हाइट वाला कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये दो होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक जो होता है वो होता है कॉर्पस स्पंजियोसम। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये मेरे पास है कॉर्पस स्पंजियोसम। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला मेरे पास है कॉर्पस स्पंजियोसम। यहां पे एक बार थोड़ा सा देखना, हमने देखा, ये देखो डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना। हमने बोला था इस पेनिस के आधारी भाग में ये स्क्रोटम है, और हर एक स्क्रोटम के अंदर वृषण कोष के अंदर वृषण पाया गया। एक वृषण ये रहा और ये वृषण ये रहा। ये वृषण की आगे वाला भाग, ये वृषण का पीछे वाला भाग। और मैंने कहा था कि प्रत्येक वृषण की पृष्ठ सतह पर पीछे की तरफ देख लो डायग्राम में। यस, ये जो भाग है ये वृषण का आगे वाला भाग है, ये इधर वाला जो है ये पीछे वाला भाग है, और वृषण के पीछे वाली सतह पर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे ही बोलते हैं अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। ये जो दिखाई दे रहा है ये वृषण की पृष्ठ सतह पर, इसको ही बोलते हैं एपिडिडाइमिस। बोला ठीक है। अब देखो इस एपिडिडाइमिस से निकल रही है ये नलिका, ये नलिका ही निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। यस, ये जो नलिका निकलती हुई दिखाई दे रही है यही मेरे पास है शुक्रवाहक, जिसे बोला था वास डिफरेंस। शुक्रवाहक जिसे बोला था वास डिफरेंस। और मैंने क्या कहा था कि वास डिफरेंस है वो स्पर्मेटिक कोड से होती हुई उधर गुहा में प्रवेश करती है। तो बड़े ध्यान से देखना, ये वास डिफरेंस थी। ये जो ट्यूब सी दिखाई दे रही है इस ट्यूब को बोल दिया स्पर्मेटिक कोड। इस वो स्पर्मेटिक कोड से होती हुई वास डिफरेंस जो थी वो गई, और ये मेरे पास मूत्रा यहां पे जाना, ये यहां पे गई, और इसने मूत्राशय के ऊपर क्या बनाया? लूप। इसने मूत्राशय के ऊपर लूप बनाया। क्या बनाया? इसने मूत्राशय के ऊपर क्या बनाया? लूप बनाया। और भाई साहब यहां पर देखना, ये वास डिफरेंस का, ये वास डिफरेंस वाली कहानी, और ये जो दिखाई दे रहा है ये सेमिनल वेसिकल शुक्राशय है, और ये दोनों मिलके इजैक्युलेटरी डक्ट बनाते हैं। इजैक्युलेटरी डक्ट बनाते हैं। ये जो एक ही संख्या में दिखाई दे रही है, यस, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो छोटे छोटे बैलून से दिख रहे हैं ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। तो ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए, ये नर का, मेल का जनन तंत्र है। जनन तंत्र है। इस जनन तंत्र में बड़े ध्यान से देख लेना, ये मेरे पास प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये जो दिखाई दे रही है ये मेरे पास है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, जिनको बोला है काउपर ग्लैंड। और इस डायग्राम को मैंने कर दिया सेंड टू स्टूडेंट पे टिक। सेंड टू स्टूडेंट पे टिक। ये पूरी की पूरी कहानी है, ये नर जनन तंत्र की कहानी है। नर जनन तंत्र की कहानी है। यस, अब मेरे को जल्दी से रसगुल्ला आर्मी बताएगी। अब मेरे को जल्दी से रसगुल्ला आर्मी बताएगी क्या आज तक की सारी कहानी, अब तक की सारी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है?
और अगर ये कहते हो कि सर अब तक की जितनी भी कहानी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियर हो गई होगी, और ये कहते हो कि सर हां मजा आ गया, एकदम बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद, तो फिर लिख ही देना बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर, मजा आ गया, और भरपूर प्यार आप मुझे देते रहना। ऐसे ही हम मिलेंगे मेरे दोस्त अगले सोमवार को।